मैं विजय ग्रोवर, अकाउंट्स ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ से हूँ। अपने इस दूसरे वीडियो के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, पसंद किया, जिसमें मैंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A की लीगैलिटी के बारे में बोला था कि किस प्रकार ये दोनों धाराएं गलत हैं और गैर कानूनी हैं। आज मैं कश्मीर समस्या की मूल प्रभावों के ऊपर बात करूंगा। कश्मीर समस्या मूलतः क्या है, इसका क्या कारण रहा और ये कैसे दूर की जा सकती है। जाहिर तौर है दोस्तों, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं इसके साथ समस्या शब्द जोड़ देते हैं। यदि ऐसा है तो इसका मतलब कश्मीर समस्या तो है ही है। 70 साल से चल रही है, पिछले 30 सालों से तो बहुत बुरा हाल है। लगभग हर रोज़ मुठभेड़ें हो रही हैं हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में, और हमारे वीर जवानों के शव तिरंगे में लिपटे घर आ रहे हैं। समस्या तो है ही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूँ, मेरा ये वीडियो सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं है। मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा कि जिसमें कश्मीर समस्या के कारणों के बारे में कुछ कहना पड़ेगा, तो इसके मूल कारणों में जाना पड़ेगा। इसको सरकार की नीतियों के बारे में मेरा विरोध ना समझा जाए। ये मेरे वीडियो में कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करूंगा, उन शब्दों को किसी जाति, धर्म या समुदाय के विरुद्ध बिल्कुल ना समझा जाए। इन शब्दों को बोलना सिर्फ और सिर्फ समस्या को ठीक ढंग से समझाने के बराबर होगा। तो प्लीज़ मेरे किसी भी शब्द को, मेरे किसी भी भाव को गलत भावों में ना लिया जाए। कश्मीर समस्या क्या है, कैसे शुरू हुई, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, भारत के अतीत में जाना पड़ेगा। 14 अगस्त 1947 भारत की गुलामी का आखिरी दिन और 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का पहला दिन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया और आपको पता भी होगा, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजी संसद ने देश की आज़ादी का कानून, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब पास किया, तो उसमें प्रावधान कर दिया कि जितने भी रजवाड़े राज्य थे वो चाहे तो भारत में मिलें, चाहे पाकिस्तान में मिलें, या बेशक आज़ाद रहें। तो ये आप सबको पता ही है कि कश्मीर के महाराजा ने पहले आज़ाद होने का निर्णय रखा, पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया और बाद में उन्होंने भारत से मदद मांगी तो भारत ने कहा भारत में मिल जाइए। तो कश्मीर के महाराजा ने भारत में मिलने के लिए विलय पत्र पर, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, दस्तखत कर लिए। दोस्तों, इसमें भारत सरकार का कोई दबाव बिल्कुल नहीं था, सिर्फ उनको एक प्रस्ताव था कि यदि आप भारत में मिलना चाहते हैं तभी आपकी रक्षा करेंगे। वो महाराजा का पूरी तरह से अपना निर्णय था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वही समझौता पत्र था जो बाकी लगभग 500 साढ़े 500 रियासतों ने साइन कर दिया। अब आप एक बार ध्यान से सुने, हम ये कहते हैं कि कश्मीर कुछ अलग है, कश्मीर कुछ अलग है, इसको कुछ खास सहूलियत दे रखी है आर्टिकल 370 के तहत, 35A के तहत, क्योंकि कश्मीर की स्थिति आज़ादी के टाइम अलग थी, बिल्कुल नहीं था दोस्तों। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, समझौता पत्र कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार के साथ दस्तखत करके दिए, वह बिल्कुल वही था, हूबहू वही था जो बाकी राजाओं ने, 500 सवा 500 रियासतों के राजाओं और नवाबों ने साइन कर दिए। यदि कश्मीर को उस टाइम एक आज़ाद देश माना जाता तो कश्मीर का भारत में विलय पत्र किसी और समझौते के अनुसार होता। उसमें लिखा जाता कि मैं कश्मीर हूँ, मैं एक आज़ाद देश हूँ, मैं इन शर्तों पर भारत से मिल रहा हूँ। ऐसा तो था ही नहीं। तो कश्मीर के महाराजा ने भी वही दस्तखत कर दे दिए जो बाकी राजाओं ने दिए थे कि मैं पूरी तरह से एक रजवाड़ा हूँ और भारत में मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे बात होती है कि जो पहला कानूनी पहलू आता है, कश्मीर ने भारत में उन्हीं शर्तों पर विलय किया, उन्हीं आधार पर विलय किया जिस शर्तों के आधार पर, जिन प्रभावों के आधार पर बाकी रजवाड़े भारत में मिले। तो आज इसमें कोई विशेष रियायत की तो कभी कोई बात रही नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, कश्मीर को ज़बरदस्ती मिलाना तो चाहता था, तो भारत ने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब कश्मीर भारत में मिल गया तो इसका मतलब पाकिस्तान का वो हमला कश्मीर पर हमला ना होकर भारत पर हमला हो गया। तो जब भारत का हाथ ऊपर हो गया, भारत ने पाकिस्तान की फ़ौजों को पीछे घधेड़ना शुरू कर दिया। वहाँ के जो नागरिक गलत तरीके से पाकिस्तान ने घुसाए थे और कब्जाना चाहता था, पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। भारत खुद ही युद्ध बंदगी के लिए यूएनओ के पास चला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत दोस्तों, ये हमारी एक पहली रणनीतिक गलती थी। एक बात बताइए, जब दो पक्षों में युद्ध हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, तो झगड़ा बंद कराने की कोशिश कौन करता है? वही करता है जिसका झगड़े में पक्ष हल्का पड़ जाए, जिसकी पिटाई हो रही हो। भारत ने तो पिटाई पाकिस्तान की शुरू कर दी थी, तो पाकिस्तान को जाने देते ना कहीं। हमला भी उसने किया और भारत हमला बंद कराने की बात कर रहा है, जबकि खदेड़ना शुरू कर दिया। एक बात और बताएं, जब दो पक्ष लड़ रहे हों, किसी तीसरे सरपंच के पास, पंच के पास, या तीसरी किसी पार्टी के पास जाएं, तो वो तीसरा आदमी क्या करेगा? तुरंत उनका झगड़ा बंद कराएगा, चलो चलो झगड़ा बंद करो। तो एक पक्ष ये तो नहीं कह सकता कि जी मैंने तो 10 थप्पड़ खाए हैं, अभी मैंने 4 थप्पड़ मारे हैं तो 6 थप्पड़ और मारने दो।
तो भारत ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ तक खदेड़ नहीं पाया था जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती थी। पाकिस्तान काफ़ी कुछ अभी भी भारत की सीमा के अंदर था। यूएनओ ने युद्ध विराम करा दिया, जिस स्थान पर जो जो सेनाएं थी वहाँ खड़ी हो गई। तो जितना इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेके और जहाँ युद्धबंदी हुई वो इलाका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। जिस इलाके पे पाकिस्तानी की सेनाएं थी, जिस सीमा पर खड़ी थी, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा कह दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल तक का बीच का इलाका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। हालांकि जब भारत यूएनओ में गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरे पर हमला कर दिया, युद्ध बंद कराइए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जवाबी हमला किया, यूएनओ में हमारी शिकायत दर्ज करा दी कि भारत तो बंटवारे की शर्तों से पीछे हट रहा है, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसने कश्मीर को ज़बरदस्ती धोखे से और ताकत से अपने अंदर मिला लिया है, इसने जूनागढ़ को भी ताकत से मिला लिया है, और इसने निर्दोष हज़ारों मुसलमानों की नरसंहार कराया है दिल्ली में और पंजाब में। पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामले में कहने का क्या हक था? तो यूएनओ ने कहा ठीक है पाकिस्तान, अब अपनी सारी फ़ौजें हटाइए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लेकर जाइए। भारत को भी कहा आप भी अपनी सारी सेनाएँ कश्मीर से हटा लीजिए, सिर्फ उतनी सेना यहाँ पर रखिए जितनी कानून और व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी हो। और इसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो यूएनओ ने करी, जिसमें भारत ने भी, मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अपनी सहमति दे दी, कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा दिया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा भारत में मिलना चाहते हो, पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या आज़ाद रहना चाहते हो। दोस्तों, इस बारे में यूएनओ का चार्टर, यूएनओ का एक रेजोल्यूशन 39 और 47, 39 और 47 पास किया गया, जिसके तहत यह किया गया कि कश्मीर में यूएन कमीशन बैठेगा और उसकी अध्यक्षता में, उसके सुपरविज़न में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यहाँ से कश्मीर समस्या की शुरुआत हो जाती है और पाकिस्तान एक पक्ष बन के भारत के सामने अड़ जाता है। हम बार बार कहते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान कौन होता है अंदरूनी मामलों में बोलने वाला, ये हमारा अंदर का मामला है, फिर हम बार बार पाकिस्तान से बात करते हैं। क्यों करते हैं? कश्मीर से पाकिस्तान कैसे जुड़ा है? इस तरह से जुड़ा है क्योंकि हमने अपने हाथ काट दिए यूएनओ में जाकर। इसको यूँ समझ लिए कि एक ऐसी हथकड़ी है जिसका एक हथकड़ी का एक सिरा हमारे हाथ में बंधा है और दूसरा सिरा पाकिस्तान के हाथ में बंधा है। तो जब तक ये सिरा पाकिस्तान का और हमारा बड़ा बंधा रहेगा हथकड़ी से, ये समस्या दूर हो नहीं पाएगी पाकिस्तान को बाहर किए बिना। तो पाकिस्तान बार बार जोर देता रहा, क्योंकि जी आपने भी यूएनओ में सहमति जता दी है, रेजोल्यूशन पास करवा दिया है कि कश्मीर में हम लोगों की भावनाएं जानेंगे, उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे और जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह करा लीजिए, जो लोग कहेंगे वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, शायद भारत को अपनी गलती का बाद में एहसास हो गया। 1948 से लेकर 1950 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोशिशें करी, 3 कमीशन बिठाए कि किसी तरीके से समस्या का निपटारा हो जाए, अलग अलग सुझाव दिए, कभी भारत नहीं माना और कभी पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें कभी भी पीछे नहीं उठाई। आज अप्रैल 2019 आ गया है, उसने अपनी सेना नहीं हटाई, भारत ने भी नहीं हटाई। पाकिस्तान कहता है मैं हटा लूँ तो शायद भारत ना हटाए, भारत कहता है पहले पाकिस्तान को पीछे करो, और उसके बाद जनमत संग्रह तो आज तक हो ही नहीं पाया। और एक बात मानिए कि अगर आज जनमत संग्रह हो जाए तो क्या हाल होगा? सारी की सारी कश्मीर घाटी में पाकिस्तान ने अफीम खिला दी है, जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को पागल बना दिया है, आज़ादी आज़ादी की मांग करते जा रहे हैं, भारत में रहना नहीं चाहते। ये कड़वा सच्चे है, यथार्थ सच है, रोज़ हम टीवी पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, इससे हम आंखें नहीं मूंद सकते। तो कैसे हल होगा? जहाँ तक हम पाकिस्तान का आयाम माने, एक बाहरी आयाम माने, पाकिस्तान को अलग कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान को अलग तो कर नहीं सकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर। अगर आज हम ये कहते हैं, आपने नक्शा देखा होगा भारत का, बहुत बड़ा हिस्सा हम दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का भारत में, पर मैं आपको एक बात बताऊं मित्रों, जितना बड़ा हम ये मानचित्र भारत का देखते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य बताया गया है, उसमें से बामुश्किल 30% इलाका भारत के नियंत्रण में है। कुछ इलाका लगभग 30 से 25% या 10 से 15% कश्मीर का पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान एक आज़ाद देश का दर्जा देता है। भारत ये कहता है कि ये पाकिस्तान के नाजायज़ कस्बे में है, और जो जम्मू कश्मीर हमारे कब्ज़े में है, पाकिस्तान उसको कहता है कि ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत के नाजायज़ कस्बे में है। पाकिस्तान ने जो इलाका हड़पा हुआ था, बहुत बड़ा इलाका हमारा, युद्ध के माध्यम से 1948 में, उसमें से एक काफ़ी बड़ा इलाका अपने देश में स्वयं ही मिला लिया, गिलगित बाल्टिस्तान। उसको नॉर्थ वेस्ट एक
प्रोविंस का नाम दे दिया। और आप ये माने कि एक तरह से वहाँ की एक यूटी है, संघीय क्षेत्र है, वहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं और वहाँ की एक विधानसभा है, और वो पाकिस्तान का इलाका बनकर रह गया है। एक इलाका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, जिसको पाकिस्तान आज़ाद देश मानता है और ये कहता है कि भारत इसको हड़पना चाहता है। और मैं एक बड़े भाई के नाते अपने छोटे भाई की मदद कर रहा हूँ। मैं एक इनका रहनुमा बना हुआ हूँ, एक नैतिक आधार पर इनका नेता बना हुआ और उनका मददगार हूँ। उस हड़पे हुए इलाके में से कुछ इलाका पाकिस्तान ने अक्साई चीन के नाम से चीन को दान कर दिया। भारत से तो छीना हुआ था, चीन को दे दिया उठा के। तो जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका हम मानचित्र में देखते हैं, बहुत थोड़ा सा इलाका भारत के वास्तविक नियंत्रण में है। दोस्तों, एक बात कहता हूँ कि ये मेरी बातें आपको दार्शनिक तौर पे लग रही होंगी कि ये मैं क्या कहता जा रहा हूँ, पर प्लीज़ इसको इस नज़रिए से देखें कि कश्मीर कितनी बड़ी समस्या है। हमारे बेचारे हज़ारों जवानों की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। इतने लोग युद्ध में नहीं मारे गए जवान जितने इस काउंटर इंसर्जेंसी में उग्रवाद से लड़ते लड़ते मारे जा रहे हैं। इन जवानों में जो अधिकतम सीमा के जो अधिकारी स्तर के जो जवान हैं, मेजर स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी उम्र 34-35 साल है। मेरे भाई या मेरे जीजा नहीं हैं ये लोग, इनकी जो विधवाएं हैं वो मेरी बहनें या भाभियाँ नहीं हैं। और जो बेचारे नौजवान लड़के मारे जा रहे हैं, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल की उनकी उम्र है, उनमें से कोई मेरा बेटा नहीं, कोई मेरा भांजा नहीं है, कोई मेरा भतीजा नहीं है। इनकी रोती हुई जो माएँ हैं, मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहनें नहीं हैं, मेरी भाभी नहीं है, पर वो किसी की तो हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनके घर में से कोई जवान शहीद हुआ होगा। तो प्लीज़ हम इसको अपनी समस्या मानकर देखें। ये हमारे ही भाई बच्चे हैं, इन्हीं की शहादत की बदौलत हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। हम आईपीएल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, घंटों उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, कमेंट देते हैं, इंडियन आइकॉन देखते हैं, कपिल शर्मा जो देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, खुश होते हैं। पर कश्मीर समस्या के ऊपर हमने कुछ सोचा, कभी देखा, भारत सरकार से कभी कुछ कहा कि इसका समस्या का निपटारा कीजिए? समस्या चलती चली जा रही है। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये कश्मीर समस्या बहुत बड़ी है। एक तरह ये मान के देखिए कि मेरे हाथ के ऊपर चोट हो रही है, दाएं हाथ के ऊपर, तो मेरा बायां हाथ कैसे ठीक रह सकता है? तो हम कश्मीर समस्या समझ भी जाएंगे। और एक बार और बताऊं, कश्मीर समस्या को दूर करने में हम भारत के आम नागरिक एक बहुत बड़ा अहम योगदान दे सकते हैं। हम योगदान दे सकते हैं, और वो ये एक ऐसा तरीका है जिस पे सरकार हमारी बात सुनने को मजबूर हो जाएगी। मैं वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको ये कह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस मामले में पूरी नकारात्मक भूमिका निभाई, वो कभी बाज नहीं आया कि मैं किसी न किसी तरीके से कश्मीर को हड़प लूँ। भारत आज़ाद हो गया, आज तक ना पाकिस्तान ने सेना हटाई है पीछे, भारत की मजबूरी है, भारत तो इसको अपना इलाका मानता है, और ना वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद क्या हुआ, भारत में संविधान बन गया लागू, 370 डल गई, बाद में 35 से आ गई। क्यों आ गई, कैसे आ गई, मेरा पुराना वीडियो देखिए, समझ जाइए। यहाँ से ये शुरुआत होगी कि ये शुरू से ये प्रोजेक्ट किया गया, ये दिखाया गया कि कश्मीर कुछ अलग सा है। हम बार बार कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अरे अभिन्न अंग है तो फिर भिन्न क्यों है? 370-35 के नाम पे भिन्नता क्यों है? कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इफ़ इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देन व्हाई दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्टीशन? ऐसा क्यों है? ये शुरू से एक ये जो भावना लोगों के दिमाग में भर दी गई, एक प्रोजेक्शन दिखाया गया कि कश्मीर थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा अलग अलग ये इन्फेक्शन बनता बनता एक कैंसर बन के जाके चला हो गया है, और आज पूरे शरीर में फैल गया है। ये एक ऐसा रिश्ता हुआ घाव बन गया है, ऐसा लगता है कि इसका जैसे अंत ही नहीं होगा, ये सारे शरीर को सड़ा देगा। इट हैज़ बिकम ए गैंग्रस वूंड एंड इट हैज़ बीन प्यूट्रीफाइंग परपीचुअली। क्या इसका हल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, अब मैं बाहरी पहलू पे थोड़ी देर बोलूँगा। कश्मीर में पाकिस्तान भारत से नहीं छीन सका, हड़प लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने पहली कोशिश करी 1952 में, जन भावनाएं भड़काई और लोगों को धर्म के नाम पे भड़काया। ये कहा गया कि भारत में मिलना है। हमारे मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब शिकार बने इस चीज़ का, पाकिस्तान की भावनाओं में बह गए। उन्होंने सरेआम भारत में जनसभाएं करी कि जी भारत में रहकर गलती हो गई है, पाकिस्तान में भारत को मिला देना चाहिए, हमारे पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान ने इस टेरर फंडिंग करी, पैसा दिया, पर्चे बंटवाए, टाइपराइटर्स दिए, काफ़ी कुछ दिए। और शेख अब्दुल्ला साहब जो थे
कश्मीर में उन्होंने पूरे भड़काऊ भाषण दिए, भारत से विलगाव की बातें करी। भारत सरकार को जब इसका पता लगा, उनको पकड़ के नज़रबंद कर दिया गया और उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया। लगभग 12-13 साल जेल में रहे। जैसे ही इस समस्या का हल होने वाला था, यानी कि मुकदमे का फैसला आने वाला था, अचानक भारत सरकार के दिल में पता नहीं क्या रहमदिली आ गई, मुकदमा वापस ले लिया, बीज पड़ा रह गया, आज तक समस्या चल रही है। इसके बाद हमारे पाकिस्तान से 1965 में और 1971 में युद्ध हुए, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। पाकिस्तान सीधे युद्धों में कभी हमसे जीत नहीं पाया और कश्मीर कभी भी ले नहीं पाया। ये तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, तो उसके बाद उसने क्या किया? अंदर से भड़काने की कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों एक बात बताएं, एक शरीर बार बार वो बीमार पड़ता है या गंभीर रूप से वो बीमार पड़ता है जो अंदर से कमज़ोर हो। जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो कहते हैं आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, आप तभी बार बार बीमार पड़ते हैं। हमारे अंदर की कमज़ोरियों का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने पहली कोशिश करी 1977 में हमारे को अंदरूनी रूप से चोट पहुंचाने की। JKLF बना, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये एक अलगाववादी संगठन था, पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट थी और JKLF ने ऊपरी तौर पर यह दिखाया कि कश्मीर की जनता की हम आवाज़ हैं और कश्मीर की जनता की आवाज़ के हिसाब से इसके भाग्य का फैसला करना चाहते हैं। हम भारत से आज़ाद होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते। 1994 तक इस संगठन ने उग्रवाद की कार्रवाइयाँ करी, उसके बाद अपने आप को राजनीतिक तौर पर सीमित कर लिया। आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कोई जम्मू कश्मीर की अलगाववादी भूमिका में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आई, ये धार्मिक, सामाजिक और अपने आप को इस आधार पर कहने वाले ठेकेदारों का एक ग्रुप बन गया, जिसके अंदर काफ़ी सारी संगठन शामिल हो गए। इन्होंने भी यही बताया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है भारत से आज़ाद होना, हम भारत से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते। तो दोस्तों इसके बाद एक चीज़ देखिए, आज जम्मू कश्मीर में जो उग्रवादी संगठन काम कर रहे हैं, आपने उनके नामों पर गौर किया? उनके नामों पर गौर किया? मैं आपको बताता हूँ। जैश-ए-मोहम्मद अरबियन या पर्शियन नाम है, इसका नाम है मोहम्मद की फ़ौज, आर्मी ऑफ मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा यानी सदपुरुषों की सेना, आर्मी ऑफ गुड पीपल। इन दोनों, अच्छा तीसरा सुनिए, हिजबुल मुजाहिदीन, धर्म योद्धाओं की पलटन। इन तीनों संगठनों का एक उद्देश्य है, ताकत से भारत से कश्मीर को आज़ाद कराएं और पाकिस्तान में विलय कर लें। एक महिला संगठन भी है, दुख तराने मिल्लत, कौम की बेटियां, पाकिस्तान में मिलना है। और 2012 में ISIS बना, इंटरनेशनल स्टेट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन का क्या उद्देश्य है? इस्लामी राज फैलाइए, शरिया फैलाइए और पूरी दुनिया को एक इस्लामिक राज बना दीजिए। ये भी कश्मीर में अपनी जड़ें पसार चुका है, आप इस संगठन के झंडे देख लेंगे। तो एक बात बताइए, कश्मीर को भारत में नहीं रखना, तो इसमें ये हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, ISIS कहाँ आ गए? इनका तो सीधा साधा काम है कि जिहाद करो। आपने बुरहान वानी का वीडियो देख लिया होगा, अभी पुलवामा पर जिस उग्रवादी ने भारतीय CRPF के जवानों पर हमला किया, उसका वीडियो देख लिया होगा। ये भारत को क्या कह के पेश कर रहे हैं? एक काफिर देश, हिंदुओं, काफिरों, बनियों, होश में आ जाओ, अब हमारी बारी है, हम मजलूम हैं, आपने जुल्म ढा दिया हमारे ऊपर, तुम्हारे को नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे कश्मीर के लोगों की आवाज़ भारत में नहीं मिलना तो ठीक है, बात समझ में आ जाती है कि आज़ाद कर लो, अलग हो जाओ, पर जिहाद कहाँ से आ गया? क्या धर्म के आधार पर भारत में समस्या पैदा हो रही है? क्या मुसलमानों को दबाया जा रहा है? अगर एक बात बताइए, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है भारत में नहीं मिलना, तो जम्मू इलाके के लोगों के तो कोई समस्या नहीं है, वो तो भारत में रहना चाहते हैं। लद्दाख के लोगों को तो कोई समस्या नहीं है, वो भी भारत में रहना चाहते हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, देशभक्त भी हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की के लोगों की एक बहुत बड़ी रेजिमेंट बनी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुतायत है। J&K लाइट इन्फेंट्री, जम्मू कश्मीर के बहुत जानिशान लोग हैं वहाँ, मुसलमान भी हैं, उनको तो समस्या नहीं है। अर्धसैनिक बलों में जम्मू कश्मीर के मुसलमान भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी हैं, सारे देशभक्ति की भावना से भरे पड़े हैं और जम्मू कश्मीर में पूरे देश में दिल से ड्यूटी निभा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। तो
इनको क्यों नहीं समस्या नजर आती? ये जिहाद के नाम पर क्यों नहीं बहक रहे? कई लोग जिहाद के नाम पे बहक रहे हैं, जिहाद कर दो, जिहाद कर दो। ये किस आधार पर पहुंच गई है बात? ये हमने कभी ध्यान दिया नहीं है इसके ऊपर। सारी की सारी दुनिया का आतंकवादियों का फंडिंग यहाँ इस आधार पर हो रही है। जाके हम आंखें मूंद के बैठे हैं, भटके नौजवान हैं। एक नया चलन चल पड़ा था 2010 में जाकर, देखिए कि पत्थर सेना पे और सुरक्षा बलों पे फेंकने शुरू कर दिए थे। कभी ये चीज़ थोड़ी दब जाती है, कभी आ जाती है। हम लोग कैसे निपटते हैं इससे? भटके हुए नौजवान हैं। एक बड़ी अजीब बात होती है, एक जगह मुठभेड़ चल रही होती है, सेना और पुलिस उग्रवादियों से मुठभेड़ कर रही होती है, साइड में पत्थर पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब इन पत्थरबाजों से फौज निपटेगी, पुलिस निपटेगी, या गोली का जवाब गोली से देगी? इनको जरा सा कुछ कह दो तो हाहाकार मच जाता है। मीडिया का एक वर्ग सामने आ जाता है और ह्यूमन राइट्स वालों का एक वर्ग सामने आ जाता है। इनको बेचारों को भटका हुआ नौजवान पेश कर देता है कि इन पे जुल्म धारे हो, इनकी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हो, बोलने का अधिकार नहीं दिया। ये सब अपने आप को कोलंबस समझते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं चीज़ें। नेल्सन मंडेला की आत्मा घुस जाती है इन लोगों के अंदर, मार्टिन लूथर किंग की घुस जाती है। ये शांति के समर्थक बन जाते हैं और मानवाधिकारों के समर्थक बन जाते हैं जाकर। और जम्मू कश्मीर की जो, मेरे को माफ़ कीजिएगा सरकारी कर्मचारियों, फिर भी ये कहना पड़ेगा, वहाँ के जो प्रशासनिक ढांचा रहा है, प्रशासनिक ढांचा क्या, जो राजनीतिक दल रहे हैं क्षेत्रों में, वो क्या चाहते हैं? एक खास स्थिति ये बनी रहे, जब भी कभी कोई समझदारी की बात करता है कि 370 ख़त्म कर दो, इससे समस्या आ रही है, कश्मीर का भारत में पूरी तरह विलय कर दो, हाहाकार मच जाता है। 35 से ख़त्म कर दो, विलय, हाहाकार मच जाता है। 370 और 35 के बारे में मैंने पूरी तरह से कानूनी स्थिति अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट कर दी है, आप देख लें, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जी 370 ख़त्म हो जाएगा तो हम देश से कश्मीर को अलग कर लेंगे, 35 से ख़त्म कर दोगे तो भारत के तिरंगे झंडे को 4 आदमी वहाँ पे कंधा देने के लायक नहीं रहेंगे। ये क्या हो रहा है? और ये मीडिया का एक वर्ग और ये ह्यूमन राइट्स वालों का एक वर्ग इस चीज़ को पूरी हवा दे देता है उठा के। जनता की आवाज़ पे पत्थर मार रहे हो, इनको दबा रहे हो। ये क्या समझते हैं कोलंबस अपने आप को? और ये जो 370 और 35 के रहनुमा हैं, ये इन्होंने एक ऐसी स्थिति बना रखी है कि पूर्ण विवाह नहीं करना, एक लिव इन रिलेशनशिप रखनी है जाकर। अगर पति ये कहे, भारत सरकार ये कहे कि पत्नी का धर्म निभाइए, पूरी तरह से घर बसा लीजिए, तो नहीं, हमारे पे जुल्म ढा रहे हो, मैं तो 35 में रहूंगा, मैं तो लिव इन रिलेशनशिप रहूंगा। अब्बा हुजूर कह गए थे, संविधान में लिख गए थे, फलाना ढिमकाना। ये क्या बातें हो रही हैं जाके? सारी सुविधाएं पति से चाहिए। अपने बच्चों को मैं तुम्हें बाप नहीं कहने दूंगी, बाकी पत्नियों के बच्चे हैं, मैं उनको बच्चा नहीं मानूंगी, अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे जहाँ मर्जी जाएं, जो मर्जी करें। और जरा सा अगर आप पत्नी धर्म निभाने को कहोगे तो लिव इन रिलेशनशिप भी मैं तोड़ दूंगी, मैं दूसरे पति के पास चली जाऊंगी, पाकिस्तान मेरा पति बन जाएगा। ये किस तरह की बातें हो रही हैं जाकर? ये क्या हो रहा है जाकर? क्यों इन लोगों को शह दी जा रही है? और ये जो बुरहान वानी को जिन्होंने हीरो बनाया, मीडिया के एक वर्ग ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने, तो इनकी स्थिति मैं बताऊं ये किस तरह के लोग हैं, इनके ऊपर कभी पड़ी नहीं है। आराम से बैठ के बकवासबाजियां करते हैं, ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से चीज़ें लाते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं। इनके ऊपर कभी पड़ी नहीं है ना, जब बैठ के बातें करते हैं। तो इसको आप एक चीज़ से समझ लीजिए, 2 मित्र हैं, दर्शन लाल और हकीकत राय। दर्शन लाल को दर्शनिकता झाड़ने का बड़ा शौक था। शरीर कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है, भगवान का भक्ति करिए, जैसा कि बातें होती हैं, शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हकीकत राय कहता था, भाई शरीर भी बहुत कुछ है, इसकी अपनी अहमियत है, शरीर की इज्जत रखो और वास्तविकता को समझो। तो दर्शन लाल जी का तो दिमाग आसमान पे पहुंचा हुआ था। तो हकीकत राय ने एक दिन क्या करा, दर्शन लाल के पैर पे पत्थर फेंक के मारा और पैर तोड़ दिया। दर्शन लाल तो चीख पड़ा, ये क्या कर रही है, तूने मेरा पैर तोड़ दिया। उसने कहा, भाई तू ही तो कह रहा है कि शरीर कुछ भी नहीं होता, जो कुछ है आत्मा है, सब कुछ है। तो उनकी दोस्ती टूट गई और उसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जी मेरा पैर तोड़ दिया, और 2-4 महीने उसके प्लास्टर लगा रहा। तो ये ह्यूमन राइट्स वाले और ये प्रेस वाले, जब तक इनको अपने आप इनके सिर पर नहीं पड़ेगी ना, ये समझ नहीं पाएंगे, ये बकवास करते रहेंगे। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ इन लोगों की भूमिका। एक ऐसी बहुत बड़े महान पंडित जी थे, वेदों, पुराणों, शास्त्रों, आरतियों, सब चीज़ों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, लोगों को नामदान देते थे, भगवान से मिलाते थे, मुक्ति का मार्ग सुझाते थे। तो एक बार किश्ती में कहीं जा रहे थे, गांव का भोला भाला नौजवान जो नाविक था वो ये काम करता था। पंडित जी उसकी किश्ती में बैठ गए और नदी पार करने लग गए। तो ज्ञान बघारने से तो बाज आए नहीं। नाविक को बोले, तेरे को वेद आते हैं? नहीं महाराज, तेरी 5% ज़िंदगी बेकार। पुराणों के बारे में पता है? नहीं महाराज, 10% ज़िंदगी बेकार। तेरे को रामायण पता है? नहीं, 15% ज़िंदगी खराब। गीता पता है? नहीं महाराज, 20%। हनुमान जी की आरती आती है, शिव जी की आरती आती है। वो बेचारा भोला भाला अनपढ़ गवार नागरिक था, मेहनत करता था, अपना काम चलाता था। नदी का आधा भाग आ गया
और पंडित जी ने उस नाविक की बेचारे की 50% ज़िंदगी बेकार कर दी और कहा बेटा तेरे को तो मुक्ति मिलेगी नहीं, तू भगवान का नहीं जानता। इतने में क्या हुआ तूफान आ गया, वो नाव पलट गई और नाविक था, नदी का बेटा था, तैरना जानता था, तैर के नदी पार करने लगा। पंडित जी कहते बेटा मुझे तो बचा, मैं तो तैरना जानता नहीं। तो उसने कहा महाराज आपकी 100% ज़िंदगी बेकार, वो देखिए मगरमच्छ आ रहा है, आपकी मुक्ति का इंतजाम हो गया, मैं तो पाप की गठरी धोने जा रहा हूँ। तो जब ये ह्यूमन राइट्स वाले हैं ना ये जो, और ये प्रेस का मीडिया का एक वर्ग है, जब इनके सिर के ऊपर पड़ेगी ना तब इनको पता चलेगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। कमरों में बैठ के उग्रवादियों को और उनके समर्थकों को भटका हुआ नौजवान बताना बहुत आसान है। आपको दोस्तों एक सच्ची घटना बताता हूँ जाके, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये मीडिया का ये जो वर्ग है ये वास्तविक रूप से कैसा है। जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं है, पर इनसे आपको इनकी मानसिकता का अंदाज़ा लग जाएगा। 2014 फरवरी की बात है, मैं हरियाणा टूरिज्म में अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में पोस्टेड था और सूरजकुंड मेला में मेरी ड्यूटी लगी थी। आपको पता है सूरजकुंड का मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, हर साल लगता है। वहाँ पे मैं फिजिकल वेरिफिकेशन टीम का इंचार्ज था। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे लोगों के मनोरंजन के लिए। तो 2014 फरवरी की एक रात की बात है, वहाँ पे एक नाट्यशाला नाम का एक ओपन एयर थिएटर है, वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और केंद्र और राज्य सरकार के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। मैं भी वहाँ था, मेले के और अधिकारी भी थे। स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा था। अचानक देखा कि साइड में जहाँ से एंट्रेंस है, अंदर आने की जगह है, वहाँ पे कुछ सरसराहट सी हुई, झगड़े और सुसुसाहट की आवाज़ आने लगी। मैं भी भाग के वहाँ गया तो देखा पुलिस वालों में और एक प्रेस फोटोग्राफर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो रहा है। पूछने पर पता चला कि वहाँ पे एक सांप निकल आया था और पुलिस वाला जो ड्यूटी पे बहुत मुस्तैद था, उसने सांप को पकड़ने की या भगाने की कोशिश करी, नहीं कर सका तो मजबूरी में उसने सांप को मार दिया कि सांप किसी को काट ना दे। और जैसे ही वो सांप को फेंकने जा रहा था, किसी प्रेस वाले ने उसकी फ़ोटो खींच ली और इस जिद पे अड़ गया कि मैं अखबार में छाप दूंगा और तेरी नौकरी चली जाएगी। और पुलिस वाले कह रहे थे भी इस फोटो को डिलीट कर दे, हमने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। तो झगड़ा बढ़ रहा था। तो पूछा जाकर, उसको रिक्वेस्ट करी कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, मैं मजबूरी में, और क्या कर सकता है पुलिस वाला। कहते हैं नहीं जी, आपने नाजायज़ कर दी, एक जानवर पे जुल्म ढा दिया, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट, आपने एक पशु कानून का उल्लंघन किया है, तो उसको सज़ा तो मिलेगी पुलिस वाले को। मैं कहा भाई रात का टाइम है, ये क्या कर सकता था और बताइए। कहते हैं जी आप मेला एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, आप नाजायज़ का पक्ष ले रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम कीजिए। कहा ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखेंगे, आसपास जंगल है, निकल आया सांप, क्या कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाना चाहिए था, सांप को जिंदा पकड़ना चाहिए था, उनको सौंप देना चाहिए था। मैं कहा यार कुत्ता बिल्ली तो है नहीं, कोई और बड़ा जानवर नहीं है कि किसी तरह इसको काबू कर ले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाएं। ये सांप था, क्या कर सकते थे, ये आपको भी काट सकता था, स्टेज पे काट सकता था, किसी अधिकारी को काट सकता था, किसी को भी काट सकता था। तो वो माना नहीं। तो फिर मैंने उस पुलिस वाले को कहा, मैं कहा भाई वो कहाँ है हमारा हुआ सांप। कहते साहब साइड में पीछे है। मैं कहा ऐसा ला, उसको उठा के लाओ, इस भाई साहब के बैग में डाल दो। वो एकदम भड़क गया वो प्रेस वाला और मेरे पे चीख पड़ा, दिमाग खराब हो गया क्या आपका, पागल हो गया, भरोसा मेरे बैग में डालोगे। मैं कहा क्या हो गया, अभी आप सांप का इतना पक्ष ले रहे थे, उसको पीड़ित बता रहे थे, इसको घर ले जाइए, स्मारक बनाइए, बच्चों को दिखाइए, इसको शहीद का दर्जा दिलाइए और हमारी कंप्लेंट कीजिए मेला एडमिनिस्ट्रेशन की, जाके पुलिस में जाइए और कोर्ट में दिखाइए इसको सबूत के तौर पर। मैं कहा जब एक मरे हुए सांप से आपको इतना डर लग रहा है, जिंदा सांप किसी को काट दे तब वो कोई बड़ी नहीं, अगर आपका बच्चा होता और उसको काट लेता तो आप क्या करते, यही कहते हैं क्या। तो फिर उसकी वो बात समझ में आई, उसने फ़ोटो डिलीट करी और कहा कि आपने मजबूरी में किया। तो ये चीज़ें समझने की हैं। ये जो मीडिया का वर्ग और ये प्रशासन का एक वर्ग भटकाव बता रहा है, जिस दिन ये सांप इनको काट लेगा ना तो पता चलेगा। और वैसे इनको काटेगा क्यों जी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को क्यों काटेगा, इनको तो हम लोगों ने खुद ही सिर पे बिठा रखा है। इनका किसी का कोई बच्चा, भतीजा, भांजा, कोई कश्मीर में अगर ये एक आज़ादी की जंग बता रहे हैं ना कि बहुत पुण्य आत्मा का काम है, कोई नहीं है वहाँ पर। ये सिर्फ वहाँ पे बकवासबाजी कर रहे हैं और अलगाव को हवा दे रहे हैं। कोई एयरलाइंस में पायलट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, और मज़े ले रहे हैं। और ये सारा दिन ये बात करते हैं कि भारत में नहीं रहना। हुर्रियत का मतलब जानते हैं, हुर्रियत का मतलब ये है अलगाव, अलग हो जाना, स्वतंत्रता। और जिसका नाम ही अलग हो जाना है, हम उन लोगों को क्यों सिर पे बिठा के बैठे हुए हैं। जरा सी बात होती है हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, जैसे कश्मीर के लोगों की आवाज़ है। अरे वो तो रहना ही नहीं चाहते। आप एक बात को यूँ समझ लीजिए कि मेरे को अगर बुखार हो जाता है तो मैं पैरासीटामोल की गोली खाऊंगा ना। पैरासीटामोल की गोली का काम है टेम्परेचर को कम करना। तो देशभक्ति का टेम्परेचर तो वहाँ पहले ही कम है। इनको हुर्रियत वालों को सामने लाके इस गोली को खा के क्या करेंगे, ये तो देशभक्ति का टेम्परेचर और कम कर देंगे। इसको यूँ समझ लीजिए, कहीं आग लगेगी तो हम पानी डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे,
जाहिर सी बात है पानी डालेंगे तो ये तो पेट्रोल के बम है, अपने आप में पेट्रोल का केन है पूरा का पूरा। वहाँ उग्रवादी घटना बढ़ती है, लोगों में अनरेस्ट फैलता है, हम इन्हीं से बात करते हैं, इनको समझाओ, अरे वो तो पेट्रोल है, भड़का देंगे और जाके। और ये जो भटके नौजवान हैं, इन्हीं के भटकाए हुए हैं जाकर। हम कब तक इनको भटकाओ नौजवान कहते रहेंगे? आज वो पत्थर मार रहे हैं, उनसे अगर सख्ती से नहीं निपटेंगे, कल को वही बंदूकें उठाएंगे। और पत्थर मारने पर मजबूर भी तो यही लोग कर रहे हैं, समझा भी तो यही लोग कर रहे हैं। और एक बात और देखिए, आज कश्मीर की पूरी फिजा बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने की बात नहीं है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा पेश किया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे मारा जा रहा है, जुल्म हो रहे हैं, इसलिए बेचारे मजबूर हो रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। ये जिहाद बना दिया है। अगर वाकई मुसलमानों के ऊपर, माफ़ कीजिएगा ये शब्द बोल रहा हूँ, इसको गलत ना लीजिएगा, जुल्म ढा रहे हैं, तो भारत के हर राज्य में मुसलमान हैं, वो भारत से क्यों नहीं अलग होना चाहते? देशभक्त हैं, देशभक्ति की भावना भी। ये अलग बात है कि इस विलगाव का, इसका थोड़ा थोड़ा असर भारत में फैलता जा रहा है, पर भारत के अधिकतर लोग तो देशभक्त हैं, मुसलमान देश के साथ रहना चाहते हैं, देशभक्त हैं। तो ऐसा होता तो सारे देश के लोग ही ऐसा सोचते। तो ऐसा क्यों नहीं है कि ये जो अफीम खिलाई जा रही है, कुछ लोगों पे अफीम का नशा चढ़ गया है, कुछ लोगों ने अफीम खाने से मना कर दिया है, जिनकी बुद्धि काम कर रही है। तो इसको रोकना पड़ेगा, इस अफीम का असर परंतु फैलता जा रहा है, हम नहीं रोकेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, इफ़ ए रॉन्ग टेम्पलेट इज अलाउड टू बी सर्कुलेटेड, एंटायर नैरेटिव इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इफ ए प्रोलॉग or a preamble of a book which is wrong, if we allowed it to be circulated and to stay, entire book is going to be wrong। यानी कि अगर एक फिल्म का ट्रेलर गलत बन गया और हमें पता है गलत है, ट्रेलर पे अगर हम उंगली नहीं उठाएंगे तो सारी फिल्म गलत बन जाएगी। कश्मीर में उग्रवाद कहाँ से आया? अलगाव की भावना को हमने शुरू से क्यों नहीं ख़त्म कर दिया? जम्मू कश्मीर में जब संविधान बना, वहाँ की संविधान सभा ने ये लिख कर दे दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत से कभी भी अलग नहीं होगा, और भारत की संसद कश्मीर के हर भाग पे ऐसा ही कानून बनाएगी जैसा भारत के अन्य राज्यों में बनाती है। तो कश्मीर तो भारत से अलग हो ही नहीं सकता। कश्मीर की संविधान सभा ने लिख के दे दिया। तो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले क्या कर रहे हैं? तो देश विरोधी काम कर रहे हैं। इनको पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाल देते? इन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर देते? ये अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि देशद्रोह की धारा ही खत्म कर देनी चाहिए, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। तो जो सीधा साधा ये कह रहे हैं कि हम देश में रहना नहीं चाहते, देश विरोधी हैं, उन पे तो कार्रवाई कीजिए। खुला छोड़ रखा है, सरकारी दमाद बना रखा है। अब थोड़ी सी समझदारी दिखाई है सरकार ने, इनकी सुविधाएं बंद कर दी हैं। तो इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इनको साइड कीजिए। और दूसरी बार हम कब सुलझाएंगे कश्मीर को? आज तक सुलझ नहीं रहे। बार बार कहते हैं पाकिस्तान से मिलके हम अपने संबंध अच्छे रखेंगे, अपने मुद्दे शांति से सुलझाएंगे। 1972 में शिमला समझौता किया, 99 में भी किया। वाजपेयी साहब बस में बैठकर लाहौर चले गए और उसके बाद में कारगिल का युद्ध हो गया। अपने संबंध आराम से सुलझाएंगे, अपने मुद्दे शांति से सुलझाएंगे। पर मुद्दा है क्या? वो तो देखिए, सुलझा तो लोगे पर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कश्मीर है। तो कश्मीर की मूल समस्या क्या है? उसको कब छेड़ोगे आप? 70 साल हो गए, कितना खून बहाओगे? समस्या सीधी सी है। कश्मीर देखिए कितना पाकिस्तान कितना शातिर है, अपने पत्ते बहुत खूबसूरती से और शातिरा अंदाज से चल रहा है। वो कभी भी नहीं कहता कि कश्मीर मेरा है, मैं कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता हूँ। बहुत शातिर है, सीधी सी बात कहता है। कश्मीर के लोगों की आवाज़ के हिसाब से कश्मीर का आप निर्धारण कर लीजिए। कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, हम अलग होना चाहते हैं तो अलग होइए। मैं तो सिर्फ नैतिक रूप से इनका समर्थन कर रहा हूँ। उसने आज तक नहीं कहा कि कश्मीर मेरा है, मेरे में मिलाओ। भारत बार बार कहता है कि सारा इलाका मेरा है। ये अलग बात है कि कुछ इलाका पाकिस्तान ने हड़प लिया, अपने में मिला लिया है, और ये कहता है तो जी जन समर्थन की आवाज़ है। आज अगर हम कश्मीर समस्या सुलझाना चाहें तो कैसे सुलझाएंगे? जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके का मुद्दा नहीं सुलझेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम इसको सुलझा नहीं पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आयाम इसका नहीं सुलझेगा तो भारत बार बार ये कहता है कि मैं पीओके को भारत में मिला लूँगा, भारत में नहीं मिल पाएगा। हमने अपने हाथ यूएनओ में काट कर दे रखे हैं। वहाँ ये कह रखा है कि कश्मीर का जो समस्या का समाधान होगा जनमत संग्रह से होगा। भारत जनमत संग्रह कराता नहीं। भारत का इस बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान तो बार बार कहता है जनमत संग्रह करो, लोगों की आवाज़ सुनो। तो भारत ने ये कहा कि जब जम्मू कश्मीर में वहाँ की संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा ने सारे के सारे जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। परंतु उस संविधान सभा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान का एक भी नुमाइंदा नहीं था। क्यों? वो तो पाकिस्तान के कब्जे में था। तो
उस संविधान सभा ने यह तो कह दिया कि सारा का सारा जम्मू कश्मीर भारत का है, पर वहां के पीओके के इलाके के और गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके के संविधान सभा में तो सदस्य ही नहीं थे, तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व तो संविधान सभा में था ही नहीं। यूं मान के चलिए कि एक आधी अधूरी रजिस्ट्री हमारे पास है, रजिस्ट्री में डिफेक्ट है, और उस रजिस्ट्री के आधार पर आधा कब्जा हमारे पास है और आधे से ज़्यादा कब्जा पाकिस्तान में है। अगर हम वो कब्जा लेना चाहें तो इस रजिस्ट्री में डिफेक्ट जो है, समस्या है, वो उस इलाके को हमारे में मिलने नहीं देगा। अगर भारत पाकिस्तान पीओके को हमला करके अपने में मिलाना चाहता है तो यूएनओ की शर्तों का उल्लंघन होगा, सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे खिलाफ हो जाएगा कि आपने तो लिख के दे रखा है कि यहाँ जनमत संग्रह कराएंगे और शांतिपूर्वक ये काम करेंगे, तो हम ये तो कर नहीं सकते। और अगर जनमत संग्रह हुआ तो फिर हमारे कश्मीर में भी होगा, भारत के भाग में भी होगा। और आप जानते हैं कि कश्मीर घाटी में क्या हाल कर रखा है, कश्मीर घाटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वहाँ के लोगों की भावनाएं पाकिस्तान ने बुरी तरह से भड़का के रखी हैं, आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। शायद यही कारण है कि भारत कभी भी इस तीसरे पक्ष पे जोर नहीं देता कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, उसका नतीजा हमारे सामने है। तो क्या किया जाए इसका? कानूनी तौर पर एक अगर हम समझदारी से सोचें तो एक ही हल हो सकता है। कश्मीर को पाकिस्तान भी लेना चाहता था, ये अलग बात है कि दिखावा कर रहा है कि मैं इनकी लोगों की इच्छाओं का समाधान करता हूं और बेशक अलग रह जाएं। कल को सीधी सी बात है, जहां पीओके को एक राजनीतिक ठप्पा लग गया कि अलग हो जाएगा, वो पाकिस्तान पीओके को अपने में मिला लेगा जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान को मिलाया हुआ है। तो क्या किया जाए? कानूनी रूप से भारत कमज़ोर है, अगर पीओके को लेना चाहेगा तो पूरे के पूरे कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान तो पाकिस्तान का इलाका है ही है, पीओके उसका एक पिछलग्गू है। जहां जम्मू कश्मीर में भारत के इलाके में जनमत संग्रह हुआ तो कश्मीर घाटी के लोगों का हाल देख ही रहे हैं, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो इसका कोई लाभ नहीं है। भारत का ये कहना है अब तक कि यहाँ पे जब संविधान सभा बन चुकी है, उसने कश्मीर को भारत में मिला लिया है, ये भारत का अभिन्न अंग है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इसको लोगों की आवाज़ के बराबर ही मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि ये जनमत संग्रह है। अगर भारत ये जनमत संग्रह कहता है तो भारत ये नहीं कह पाएगा कि जो पीओके में संसद बनी है जिसको पाकिस्तान आज़ाद देश कहता है, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान ने मिला लिया वो वहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं है। तो इस हिसाब से भारत का कानूनी दावा वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर तो ले ही नहीं सकते, लेंगे तो शायद हमें हमारा गंवाना पड़ जाएगा कि हम यूएनओ की शर्तों से बंधे पड़े हैं, रेजोल्यूशन 39 और 47 से बंधे पड़े हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है पीओके पे हम अपना दावा छोड़ दें, पाकिस्तान अपने में मिलाएगा या आज़ाद देश रखेगा अलग बात है, तो कम से कम भारत का जो कश्मीर है वो तो मिल जाए, हमारे अंदर मिला रहेगा। कम ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमें जो हमारे पास कश्मीर है उसको गंवाना पड़ जाए। एक बात और, इसको यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी पत्नी है जो शादी के समय से ही अपने पति के साथ नहीं रह पाई, जो भी मर्जी कारण है, पति के साथ रहना नहीं चाहती, उसके बच्चे पति की बाकी पत्नियों के बच्चों को अपना भाई नहीं समझते, खूब लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है जाके। ऐसी पत्नी को ज़बरदस्ती घर ला के फ़ायदा क्या है? ऐसी पत्नी को फिर तलाक ही दे देना चाहिए। ये एक प्यार का रिश्ता है और कानूनी रूप से तो हम कमज़ोर आई हैं, जनमत संग्रह के बिना तो मिल ही नहीं पाएगा, तो फ़ायदा क्या? ना वो दिल से रहना चाहते हैं, कानूनी रूप से हम अपना गंवा बैठेंगे, तो फ़ायदा क्या है? कानूनी रूप से भी इस मामले में कमज़ोर पड़ गए हैं और दिल तो हमारा मिला ही नहीं हुआ। तो ऐसी पत्नी को छोड़ देना ही ठीक है, तलाक ही दे देना चाहिए। जो एक पत्नी हमारे पति की बची हुई है, भारत का कश्मीर, उसी को समझा के रख लें, कहीं ऐसा ना हो वो भड़कावे में आ जाए और ये पत्नी भी हमारे यहाँ से चली जाए। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे और जो इलाका हमारे पास है नहीं अपना दावा छोड़ दें। कानूनी रूप से हम कभी इसको अपने में नहीं मिला सकते जब तक वहाँ जनमत संग्रह ना हो। यदि हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की आवाज़ लोगों की आवाज़ है, तो यही बात पाकिस्तान भी कह सकता है कि वहाँ के नुमाइंदों की आवाज़ उस इलाके की आवाज़ है, वहाँ संसद है, वहाँ विधानसभा है, तो लोगों की इच्छा यही है। अगर 2-2-4 हमारे यहाँ ठीक हैं तो 2 और 2-4 अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ठीक होंगे। दूसरी बात आती है कि अब इस समस्या से पाकिस्तान को पूरी तरह से कैसे दूर कर दिया जाएगा और भारत में इस चीज़ को पूरी तरह से कैसे विलय कर लिया जाएगा। इसका तरीका क्या है? 370 हम ख़त्म कर दें, 35 से ख़त्म कर दें, दोनों बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म की जा सकती हैं, मेरे पुराने वीडियो में है। जब एक घटिया और नकली कानून 35A के आधार पर बने ख़त्म हो जाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और जो इनका समर्थन करते हैं उनको देशद्रोह का आरोप लगा के अंदर डाल दीजिए। आप अलग रखना क्यों चाहते हैं? ये लिव इन रिलेशनशिप किस लिए चाहते हैं आप लोग? दिक्कत क्या आपको भारत में मिलने में? कश्मीर को कभी कोई आज़ादी थी ही नहीं, कश्मीर को कोई आज़ादी कभी भी नहीं थी, ना आज़ादी से पहले थी। ये इसी तरह से भारत का एक राज्य था जैसे भारत के बाकी राज्य थे, तो दिक्कत कहाँ आई जाके? 370 तो सिर्फ एक
काम चलाऊ व्यवस्था थी, खत्म हो गई। 35A ने नाजायज रूप से पता नहीं लोगों ने क्या क्या व्याख्या करके क्या दे दिया जाके। तो ये जब खत्म हो जाएगी तो पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा, समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये जो लोग इसका विरोध करते हैं, इस लिव इन रिलेशनशिप को बना के रखते हैं कि पत्नी का धर्म निभाना चाहते हैं, ये एक ऐसे पैरासाइट्स हैं, कीड़े हैं जो दूसरे शरीर के खाने पे आधार पे पलते हैं और वहीं वहीं काट रहे हैं। ये सपोले हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा उठा के, इसके बिना नहीं बात बन पाएगी जाकर। तो इसको खत्म कर दीजिए, कश्मीर समस्या का अपने आप निराकरण हो जाएगा। 370A खत्म हो सकती है, संविधान में छोटा सा संशोधन चाहिए। 35A तो वैसे ही गैर कानूनी है, अपने आप दिक्कत खत्म। और ये विशेष बात कैसे है, खत्म होगी। आप एक चीज देखिए, आजादी के बाद की भी बात करें, 1961 में पौंडीचेरी को फ्रांस से छुड़ा के भारत में मिला लिया, कोई विशेष सुविधा नहीं। 1962 में गोवा को पुर्तगाल के चंगुल से छुड़ाया, कोई विशेष समस्या नहीं। और आपको शायद जान के हैरत होगी, 1975 तक कश्मीर में राजा था, राज्य का अध्यक्ष, राजा किंग था वहाँ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं थे। वहाँ पे भी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, आज राज्यपाल मुख्यमंत्री है, कोई समस्या नहीं। और कश्मीर से ज़्यादा समस्या आज़ादी के टाइम तो जूनागढ़ और हैदराबाद में हुई, कहीं कोई विशेष समस्या नहीं। तो यहीं क्यों थी? ये ज़रूर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा उस टाइम, नियत स्वार्थ रहा होगा। आज तक इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा, हरामगर्दी खाई जा रही है, मुफ्तखोरी किए जाओ, आराम से खाए जाओ। भारत पूरा कमाएगा, 25-26 राज्य कमाएंगे और इस राज्य के थोड़े से लोग बैठ के हरामगर्दी से खाएंगे और भारत के खिलाफ बकवास करेंगे। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और काम ना करना उल्टी का कारण बनता है। इन लोगों को इतना खिला दिया गया, इनसे काम नहीं लिया गया, ये उल्टियाँ कर रहे हैं, खून की उल्टियाँ, और हमारे पे उलट रहे हैं। तो ये स्टीरॉइड्स जो इतना दे दिया गया है, इतना निकालना पड़ेगा, इनसे काम लो, देश हित में काम करो और दफा हो जाओ। और जो बार बार भारत से अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, भाई मोस्ट वेलकम, दफा हो जाइए, यहाँ से चले जाइए। नहीं रहना तो मत रहो, जाओ पाकिस्तान में, किसने रोका आपको? 3 टप्पड़ उठाओ और चला जाओ। पीओके तो हम रख नहीं सकते, अपना दावा छोड़ दें, लो जी एक इलाका और छोड़ दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान भी छोड़ दिया, अपने नक्शे से हटा देते हैं, ले जाओ और वहाँ बस जाओ। तो पीओके पे ले ना, पाकिस्तान तो यही कहता है ना, पीओके आज़ाद देश है, तो आज़ाद देश के नागरिक अपने भाइयों को बसा लें अपने अंदर, और पाकिस्तान को बहुत रहनुमाई की अगर वो पड़ी है तो वो बसा ले अपने अंदर। चले जाएं, ये लोग भारत में क्यों रहते हैं? जो इलाका भारत का वो भारत में रह जाएगा, जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। अपने इलाके की एक इंच क्यों दें? और क्या बकवास करी है आज तक। इन लोगों की छातियों पे तो नश्तर चल गया जी, इनके जख्म बड़े हैं जी, इनके जख्मों पे तो मुहर्रम लगाना पड़ेगा। अरे कैसा जख्म, कैसा मुहर्रम, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। पूरे भारत में एक विभाजन की रेखा खिंच गई थी, कश्मीर से लेकर सिंध तक। पंजाब का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ, वहाँ के लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं। और तकलीफ किन लोगों को ही है? जो बेचारे हिंदू सिख उजड़ के पाकिस्तान से भारत में आए, या जो मुसलमान उजड़ के पाकिस्तान में चले गए, दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। अरे विशेष सुविधाएं देनी है तो हम इनको दें जो बाहर से आए हैं, या पाकिस्तान उनको दे जो उजड़ के वहाँ चले गए थे। उनकी सारी ज़मीन जायदाद एक दूसरे देश में रह गई, जुल्म से भी बहुत झेले, उनको ज़रूरत है विशेष सुविधाओं की। और अब तो 70 साल हो गए, जो लोग यहीं के यहीं रह गए, उनको उनके साथ क्या बुराई हुई है? बल्कि उन्होंने तो दूसरों की संपत्तियां भी हड़प ली यहाँ बैठ के। क्या बकवास कर रहे हैं? किस नाम का बंटवारा, किस नाम की विशेष सुविधाएं, क्या बकवास कर रहे हो? ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, फ़र्ज़ निभाया नहीं, इसलिए ये हरामगर्दी जो चढ़ रही है, ये चर्बी चढ़ गई है, ये बोल रही है। अब चर्बी हटाने की बात करते हैं तो तकलीफ होती है। 370 मत खत्म करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संविधान में लिखा है, अब्बू हुजूर कह के चले गए थे। ये क्या है? ये लिव इन रिलेशनशिप किस लिए? भाई पूर्ण रूप से विवाह कर लीजिए ना। आपको पति का प्यार चाहिए, दर्जा चाहिए, तो पत्नी का यहाँ पे फर्ज तो निभाइए, बीवी का फर्ज तो निभाइए। शोहर से सिर्फ खाना ही खाना है, कोई फर्ज नहीं निभाना। बाकी बीवियों के बच्चे तो आगे तुम्हारी सेवा कर दें, तुम्हारे बच्चे जहाँ मर्जी चले जाएं, खाएं पिएं, पर मैं बीवी का फर्ज नहीं निभाऊंगी। मेरे घर के बच्चों के साथ आगे कोई बच्चा नहीं रहेगा। ये लिव इन रिलेशनशिप किस लिए भाई? खत्म करो इसको उठा के। यही फसाद की जड़ है। जिस दिन ये 370 और 35 खत्म हो गई, आधे से ज़्यादा उग्रवाद तो यहीं खत्म हो जाएगा। और आपको एक बात बताऊं, सारे तो नहीं भटके, कुछ ही भटके हैं। बुरहान वानी भटक गया था, लेफ्टिनेंट उमर फयाज तो नहीं भटके, राइफलमैन औरंगजेब तो नहीं भटके। दोनों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी और देश के लिए जान दे दी। उमर फयाज के साथ भी सेना के साथ थोड़ी झड़प हुई, एक फौजी ने सुना उनको थप्पड़ भी मारा था जब उन्होंने सुरक्षा जांच में असहयोग किया। बुरहान वानी के साथ भी कुछ ऐसा सुना हो गया। बुरहान वानी को कैसे प्रोजेक्ट कर दिया मीडिया ने, पता नहीं कितना दबा हुआ कुचला हुआ है बेचारा, ऐसे ही उग्रवाद फैलता है। रॉबिनहुड बना के रख दिया इन लोगों को मीडिया के एक वर्ग ने। तो ये बात तो उमर फयाज के साथ भी हुई थी, उसने सेना की वर्दी क्यों पहन ली। जम्मू कश्मीर पुलिस में और अर्धसैनिक बलों में बहुत जानिसार कश्मीर के लोग हैं, देशभक्त हैं, मुसलमान हैं।
पूरी देशभक्ति से काम कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, वो क्यों नहीं भटके? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग खराब किया जा रहा है जाके। और एक बात, ये जिहाद का क्या मतलब है? ये कहाँ से आ गया जिहाद जाके? ये धर्म के नाम पे मरना मारना, बाकी क्यों नहीं इस चीज़ को समझ लेते हैं जाके? ये कुछ ही लोग क्यों भटक? अच्छा, और एक बात हो बताइए, भटक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई तो भटका रहा होगा। अगर ये जिहाद की बात करते हैं, धर्म युद्ध की बात करते हैं, तो भटकाने वाला वही होगा जिसको मजहब का और धर्म का ज्ञान होगा। तो धर्म गुरु हैं ये, इनके मुल्ला लोग हैं, तो इनसे क्यों नहीं बात कर लेते हम? जो भटका रहा है उन्हीं को कहते हैं ना जी रास्ते पे लाओ। क्या बुराई होगी? किस मुसलमान के साथ जाती होगी है? माफ़ करना दोस्तों, इसको गलत मत लेना। भारत में इतने जानिसार मुसलमान हैं, मैं आपको बताता हूँ। 1857 की क्रांति की रूपरेखा अजीमुल्ला खान ने बनाई थी और भारत की क्रांति को बहुत बड़ी कामयाबी मिली और दुर्भाग्य से वो असफल हो गई। बहुत बड़े देशभक्त थे। और उसके बाद अशफाकुल्ला खान काकोरी कांड में फांसी चढ़े और इसी के आधार पे आधुनिक भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। भगत सिंह आए, सुभाष चंद्र बोस आए। और सुभाष चंद्र बोस की सेना में कर्नल शाहनवाज हुसैन थे, देशभक्त थे। आज़ाद भारत हुआ। भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, आज भी उनके नाम पे बार्क बनाया और एटम बम के जनक हैं वो। और हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम आज़ाद, आज उनकी बनाई मिसाइलों और परमाणु तकनीक की बदौलत भारत किसी से नहीं डरता। ये लोग क्यों नहीं भटके? पूरे के पूरे देशभक्त हैं, भारत के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कश्मीर में भारतीय सेना के एक बहुत बड़े कमांडर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन, वो तो कभी नहीं भटके। उनकी नीतियों से काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। तो भटकते तो सारे भटक जाते हैं, क्यों नहीं भटके ये? तो जिनका दिमाग, और कमाल की बात है भटकने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं। तो ये जो भटका रहे हैं उन्हीं से क्यों नहीं बात करते? माफ़ कीजिएगा, मैं ये कहता हूँ, चुनाव अभी आ गए हैं, हर बार देखा है कहीं ना कहीं से फतवा जारी हो जाता है जी फलानी कौम के लोग फलानी तरह से वोट करें, ढिमकानी तरह से वोट करें। तो इनको स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहा दिया जाता कि आप ये कहिए कि ये जिहाद नहीं है, देश के हित में काम कीजिए, ये मरने मारने का रास्ता छोड़ दीजिए। इसको जिहाद का काम क्यों दे रहे हैं? अगर कश्मीर में समस्या है तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए ना भारत सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट अपने आप देख लेगा, अगर तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है सुविधाएं दिलवा देगा। तो कम से कम मोहम्मद साहब का तो नाम मत जोड़ो, जैसे मोहम्मद तो मत बनो। तो ये धर्म तो ना लाओ। क्या बाकी सारे के सारे लोग अधर्मिक हैं? निर्दोष लोगों का खून क्यों बना रहे हो? इन मुल्लाओं से अपील क्यों नहीं करते? और अगर ये इस चीज़ को नहीं मानते, ये कहना नहीं मानते, तो सीधी सी बात है कि ये लोग ही इसको हवा दे रहे हैं। इन लोगों को भी देशद्रोह की तरह मानिए और मुकदमा चलाइए और रास्ते पे ला दीजिए। तो इनसे ये काम हमने क्यों नहीं करा आज तक? ये तरीका क्यों नहीं अपनाया? किस चीज़ का डर है? और बुराई को बुराई कहने में क्या जाता है, गुंडे को गुंडा कहने में जाता है। डरते हम क्यों रहे हैं जाकर? नहीं भटके नौजवान है, ऐसा नहीं करना। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि एक नौकर अपने मालिक के बेटे से डर के रहता हो, कहीं अपने बाप से मेरी शिकायत ना कर दे, ये ना हो जाए, यूएनओ में ना चले जाएं, इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं। ये क्या तरीका है? और हमने दुनिया में कैसा काम किया आज तक? जब दुनिया में ये समस्याएं आई, वहाँ हमने क्या काम किया? इस तरह की समस्याओं को हमने दुनिया के देशों को सहयोग दिया या असहयोग दिया? सबसे पहले चीन को देखिए। चीन ने तिब्बत को अपना अपना भाग बनाया, 1961 में अपने में मिला लिया। हमने कहा नहीं जी, चीन ने तो बहुत गलत किया, दलाई लामा और तिब्बतियों पे जुल्म कर दिया है और इनको तो आज़ादी का अधिकार होना चाहिए। दलाई लामा को सिर पे बिठा लिया, चीन से रिश्ते बिगड़ गए जाके। अगर हम लोगों की स्वतंत्रता की, उनकी आवाज़ की इतनी कदर करते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करते? वही तो चीन कह रहा है, मेरे खिलाफ दलाई लामा उठता है, आप सिर पे बिठा लेते हो और अपने कश्मीरियों को तुम बोलने का अधिकार नहीं देते। ये कैसी दोहरी नीति है आपकी? इसलिए अजहर मसूद का समर्थन करता फिर रहा है। दूसरा उदाहरण हमारे पड़ोस में देखिए, श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल लोगों ने कहा हमने श्रीलंका से आज़ाद होना है और एक अलग तमिल देश बनाना है। हमने तमिलों का समर्थन तो कभी नहीं करा। उनको मारने के लिए अपनी सेना भेजी और खूब सारे जवान हमारे शहीद हुए। वहाँ हमने लोगों की आज़ादी का समर्थन क्यों नहीं करा? पता नहीं हमने क्या सोच लिया। ये कैसी नीति है हमारी? कहीं हम लोगों की आवाज़ का समर्थन करते हैं, कहीं उनके खिलाफ आ जाते हैं और अपनी सेना उनको दबाने के लिए भेज देते हैं, मारने के लिए। इसराइल में जाइए, 1948 में इसराइल बना, हमने उससे रिश्ते नहीं बनाए। 1992 में जाके पूरी तरह से रिश्ते बनाए। थोड़े बहुत इसको यूँ मान के चलिए कि सिर्फ नमस्ते थी मोहल्ले के एक भाई के साथ, शादी ब्याह में आना जाना नहीं। क्यों नहीं? तू बड़ा जुल्मी है, तू इंसानियत का दुश्मन है और तूने अपने पड़ोसियों के पास पे जुल्म कर रखा है, बेचारे मुसलमान देशों पे हमला करता है, हम तेरे साथ संबंध नहीं स्थापित करते। पता नहीं हम क्यों डर के बैठ गए जाके। अरे जो उग्रवादी है, जो उसकी आज़ादी का दुश्मन है, वो उन पर हमला करेगा ही करेगा, आज़ादी की रक्षा करेगा नहीं करेगा। आज शायद हमारे को बात समझ में आ गई। 1992 में हमने रिश्ते जोड़ लिए, आना जाना शुरू कर दिया। ये कैसी नीति रही है हमारी? अरे अगर हम बाहर छाती ठोक के ये काम कर सकते हैं, समर्थन करते हैं या नहीं करते, यहाँ क्यों नहीं छाती ठोक के काम कर लेते? क्यों डरते रहते हैं? और अभी 2014 में देखिए,
रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया का एक हिस्सा, एक राज्य था वहाँ का, अपने में मिला लिया, ये कहते हुए कि यहाँ के लोगों की आवाज़ है। हमने बिल्कुल भी यूक्रेन का साथ नहीं दिया, चुपचाप दोस्ती की खातिर बैठे रहे। ये हमको जो ठीक लगता है राष्ट्रहित में करते हैं, तो क्या ये राष्ट्रहित नहीं है? अपने जवानों को मरवाते रहेंगे क्या जाके? गुंडे को गुंडा नहीं बोलेंगे सिर्फ इसलिए कि वो जिहाद बोलता है? अरे जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, होली वार। और आपको बताएं, हर वो लड़ाई जिहाद है जहां एक पक्ष सच की तरफ होता है और दूसरा पक्ष झूठ की तरफ होता है। हर सच्चा आदमी जिहादी है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो मर्जी। और आपको शायद पता ना हो, ध्यान से देखिए, भारत में पहला जिहाद तो महाभारत का युद्ध था, जो धर्म युद्ध था। और फिर उसके बाद जिहाद किया गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो फसादियों के खिलाफ किया। जो अन्याय के साथ है वो फसादी है, और जो सत्य के साथ है वो जिहादी है। कौरव फसादी थे, पांडव जिहादी थे। गुरु गोविंद सिंह जी जिहादी थे, और जो धर्म के नाम पे इंसानियत का कत्ल कर रहे थे वो जिहादी थे। हमें समस्या क्या है? समझते क्यों नहीं हम इस चीज़ को? तो 370 इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? कश्मीर समस्या को, इस बहते हुए फोड़े को, नंबर 1, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपना दावा छोड़ दें। सीधी सी बात है, कानूनी बात है, इस पे दावा करेंगे। अगर अपने में मिलाना चाहेंगे, ताकत से तो मिला नहीं सकते, जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, पूरे के पूरे कश्मीर में होगा, कश्मीर घाटी हाथ से निकल जाएगी। आप हालात देख रहे हैं। हम सीधा सा कह दें कि जो इलाका हमारे पास है हमारा है, संविधान सभा का जो निर्णय है वो यहाँ के लोगों की आवाज़ है। अगर वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लिया है, ये आज़ाद रह रही है, वहाँ की जो विधानसभा है, जो संसद बनी है, वो उन लोगों की आवाज़ है। पाकिस्तान मौके से बाहर। 370 को ख़त्म कीजिए, 35A को ख़त्म कीजिए। जो इसका समर्थन करता है देशद्रोही मानिए, अंदर डाल दीजिए उठा के, ये समस्या ख़त्म। 35A के आधार पर बने घटिया, नकारा और गैर कानूनी कानून ख़त्म हो जाएंगे। कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय कर लीजिए। एक और आप एक बात बताएं, एक बात और आपको और बताऊं, सारे लोग भटके हुए नहीं हैं, पर इसका असर कैसे होता जा रहा है? अच्छे लोग भी हैं। मैं 2018 नवंबर में पीछे गोवा घूमने गया। अंजुना बीच पे मेरे को कश्मीरी परिवार की दुकान मिली, और उन्होंने बताया जी हम 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो शांति प्रिय लोग हैं, दिल से काम करना चाहते, मेहनत से कमाना चाहते, भारत के कोने कोने पे पहुंचे हैं, और उन्होंने बताया जी सैकड़ों कश्मीरी काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है, मेहनत से काम कर रहे हैं, भारत के जगह जगह पे फैले हुए हैं। आप देखिए, सर्दियों में उत्तर भारत के लगभग हर राज्य में कश्मीरी शॉल बेचते नजर आ जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खा लीजिए। उनको क्यों तंग करते हैं हम लोग? पर इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ बैठे हरामगर्दी करते हैं, मुफ्त की खा रहे हैं, उनका दिमाग तो खराब होना जायज़ ही है। काम क्यों नहीं करते हो तुम भाई? राष्ट्र की धारा में शामिल हो जाओ। जब देश हित में काम करने को कहते हैं तो तुम्हारे को तकलीफें लगती है। क्यों? हरामखोरी खर गई है और उनका दिमाग खराब कर दिया इन मुल्लाओं ने, मौलवियों ने। तो इन मुल्लाओं मौलवियों को कहिए, इनको ठिकाने पे लाइए, इनको समझाइए कि जिहाद नहीं है, लोगों को मरना मारना ठीक नहीं है। नहीं मानते तो उनके साथ भी वही व्यवहार कीजिए उनके साथ करते हैं। और दूसरी बात, इन पत्थरबाजों से कैसे निपटा जाए? आज पत्थर मारना नहीं रोकेंगे, कल को यही लोग बंदूक उठाएंगे। और एक अफसोस की बात है, इससे हम लोग ने निपटा कैसे निपटा? कहते हैं जी पत्थरबाजों को इनके ऊपर गर्म पानी फेंक दीजिए। कमाल की बात है, एक मुठभेड़ हो रही है एक जगह, और साथ में पत्थरबाज सेनाकार पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए पत्थर मार रहे हैं। तो फौजी क्या करेगा? एक पीछे गर्म पानी की पिचकारी भर के ले जाएगा। होली खेलने जा रहा है क्या? इन पत्थरबाजों के ऊपर पानी मारेगा और साथ साथ बंदूक चला देगा। ये क्या बकवासबाजी हो रही है? इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और एक बड़ा अजीब सुझाव आया था पीछे कि जी AFSPA है, कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है, केंद्र सरकार की सेनाओं और बलों को एक विशेष अधिकार दिया है, एक सहूलियत दे रखी है कि यदि इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि इन्होंने कुछ ज्यादती कर दिया, तो इन पे कानूनी मुकदमा तब तक नहीं चलेगा जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे। तो वहाँ के लोगों ने हड़कंप मचा दिया, खासकर राजनीतिक पार्टियों ने, कि AFSPA हटाइए, सेना जुल्म कर रही है। तो ये तो कानून हट नहीं सकता। तो सरकार ने एक बार एक ऐसा कुछ विचार किया कि सेना को हटा के CRPF को लगा दिया जाए। अरे CRPF का जवान क्या बेचारा कम देशभक्त है? सेना के जवान को आप मुकदमा नहीं चला सकते, उस बेचारे पे मुकदमा चला सकते हो देशद्रोहियों के कहने पे, तो उसको मरवाओगे। बाद में इनके सामने ये आया गया, नहीं जी ये तो जो कानून की जो ये सुरक्षा है ये अर्धसैनिक बलों को भी मिली है, तो जाके इनको विचार त्यागना पड़ा। किस हद तक मूर्खतापूर्ण तरीके से हम लोग सोचते हैं। फिर कहा जी कुछ जिलों से AFSPA हटा देते हैं, कुछ में रहने देते हैं जहाँ थोड़ी सी शांति है। यार एक बात बताइए, श्रीनगर में समस्या है, मान लीजिए सोपोर में समस्या है, वहाँ उग्रवाद की घटना करेंगे और बच के राजौरी जिले में चले जाएंगे, तो वहाँ पे तो सेना और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि AFSPA तो लगा नहीं है वहाँ पर, उनको सुरक्षा मिलेगी नहीं। तो क्या इस तरीके से आप उग्रवाद खत्म करेंगे जाके?
वो इलाके भी फिर उग्रवाद के गढ़ बनने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल अव्यवहारिक इम्प्रैक्टिकेबल काम करते हैं वो लोग बैठ के, जिनको पता ही नहीं है। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी सोच एक नर्स और कंपाउंडर से भी छोटी है। ये कैसे समस्या सुलझा लेंगे, इनको पता ही नहीं है अंदाजे का। ये क्या कर रहे हैं लोग। तो इसको व्यवहारिक रूप में देखिए। फिर भारत सरकार कुछ आयोग बना लेती है। जब पूरी तरह से ये बात समझ नहीं आती तो एक दिलीप पटगांवकर साहब थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, उनकी अध्यक्षता में 3 लोगों का एक आयोग बना कि आप कश्मीर समस्या को देखिए, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। उन्होंने एक बड़ी अजीब किस्म की फाइंडिंग्स दे दी। ये बेचारे बड़े भटके हुए लोग हैं, समस्या के मारे हुए हैं, इनके ज़ख्मों में मरहम लगाइए और पैसे की मदद कर दीजिए और ज़्यादा आज़ादी दे दीजिए, कुछ कानून को हटा लीजिए भारत के, इनको आज़ादी की ज़रूरत है। अरे क्या बात कर रहे हो। ये पहले ही खा खा के बदहजमी हो गई है। ये इसको ठीक करना ज़रूरी है। कोई विशेष सुविधाएं नहीं, सारी सुविधाएं बंद कीजिए। ऐसे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं इनको दूर कीजिए। इस कश्मीर का जब तक भारत में पूर्ण विलय नहीं होगा, इनको बिल्कुल वैसा ही नहीं माना जाएगा जैसे ये भारत के आम नागरिक हैं, ये समस्या दूर नहीं होगी। तो इसकी समस्या सुलझाने का सीधा सा तरीका है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हम अपना दावा छोड़ दें। कानूनी रूप से नहीं मिला सकते, नहीं तो हमारी कश्मीर घाटी हमारे हाथ से निकलेगी। 370 तुरंत ख़त्म करें, संभव है। 35 से तो अपने आप में गैर कानूनी है, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, पूरी तरह संभव है, ये काम हो जाएगा। गैर कानूनी कानून ख़त्म तो कश्मीर पूरी तरह से भारत में इस तरह मिल जाएगा जैसे भारत के अन्य राज्य हैं, समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी और तीसरी बात, इन भटके हुए नौजवानों से ऐसे ही निपटिए जैसे गुनाह में ये मददगार हों। आप इसको यूँ मान के चलिए कि एक बैंक में डकैती हो रही है, कुछ लोग ये फैसला कर लेते हैं कि हम बैंक में डकैती डालेंगे, साजिश रचते हैं। 2 लोग बैंक के अंदर जाएंगे, एक कैशियर और मैनेजर के सिर पे बंदूक रखेगा, कैश लूट के लाएगा। एक आदमी बाहर गाड़ी में बैठा है, 2 बाहर बैठे हैं, ये देखने के लिए कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, कोई तो नहीं आ रहा। कैश लूट के फरार हो जाते हैं, योजना कामयाब होती है, परंतु बाद में पुलिस उनको पकड़ लेती है, मुकदमा चलता है। तो जिस आदमी को ये कहा गया था कि आप ये देखिए पुलिस तो नहीं आ रही और बचाना है, आपने सावधान करना है, वो ये कहेगा मैं तो जी इसमें योजना में शामिल नहीं हूँ, मेरे को तो सिर्फ ये कहा था पुलिस आ रही नहीं आ रही है, पुलिस आई नहीं तो मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, उसको भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे कि वो योजना में पूरी तरह शामिल है, वो लुटेरा है। तो ये जो समर्थन कर रहे हैं पत्थर मार मार के, इनके साथ भी ऐसे ही निपटना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे इस योजना में शामिल हैं, षड्यंत्र में शामिल हैं। तो जो प्यार से मानना चाहेंगे मान जाएंगे, रास्ते में आ जाइए, बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला जाइए। ये नहीं कहना कि जी हम हुर्रियत से बात करेंगे, बात कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ भारत में रहना है, जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है या आज़ाद जाना है, पीओके हमारा नहीं है, चले जाइए, रास्ते खोल देते हैं। भारत में रहना है, ऐसे ही बन के रहना है जैसे भारत के और लोग हैं। और ये 35 से हम ख़त्म कर रहे हैं, कश्मीर में भी भारत के वैसे ही लोग आके रहेंगे जैसे आप लोग वहाँ पे रहते हैं। देशभक्त से काम कीजिए, मेहनत से कमाइए खाइए, नहीं तो दफ़ा हो जाइए। ऐसे ही मुकदमा चलेगा आईपीसी का, ऐसे ही मुकदमा चलेगा देशद्रोह का जैसे भारत के अन्य अपराधियों के ऊपर चलता है। कश्मीर की समस्या तब खत्म होगी। छोटा सा उदाहरण दूंगा दोस्तों, गीता का और गुरु गोविंद सिंह जी का। गीता में अन्याय को जब शांति से नहीं ख़त्म किया तो युद्ध करना पड़ा। आप जानते ही हैं, कमीनगिरी को कमीनगिरी से ही मारा गया। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, होम्योपैथी में एक चिकित्सा की पद्धति है सिमली बस करंटर, यानी कि जैसी बीमारी वैसा ही इलाज। पॉइजन क्योर्स द पॉइजन, नेल पुल्स आउट द नेल। अगर जहर बीमारी है तो जहर से ही निकालना पड़ेगा। मीठी दवाइयाँ तो बहुत दे दी हैं, नई बात बनी, जहर को जहर से मार के देख लीजिए। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी को उनके सिपाही दशमेश पिता कहते थे। दशमेश पिता क्यों कहते थे? 10वें गुरु थे। पिता क्यों कहते थे? कि गुरु जी ने अपने ही बच्चों को दीवारों में चिनवाया, उदाहरण रखा, तब भी उनके सारे सिपाही मरने मारने पर सिर पे कफन बांध के तैयार हो गए और ये मानने लगे कि ये हमारे पिता के समान हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को ही शहीद करवा दिया तो उन्होंने उनको पिता माना। ऐसा उदाहरण सामने रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जो दिल्ली में बैठ कर या कहीं और बैठ के आयोगों में बैठ के बिल्कुल यथार्थकारी सुझाव दे देते हैं, उनको पता ही नहीं है। इन बच्चों के पिता बनिए, उन जवानों के पिता बनिए, छाती पे गोलियां खाइए, ये अपना कोई घर का बच्चा शहीद करवाइए, शायद शांति शांति बोलना बंद कर देंगे। पैर पे पत्थर पड़ेगा ना जिस दिन आप, तो दर्शन लाल नहीं बनोगे, हकीकत राय बन जाओगे। ये समस्या तभी दूर होगी, ऐसे नहीं होगी। फिर अगर पाकिस्तान बकवास करता है, युद्ध का तरीका तो है ही है। आज पाकिस्तान बचा क्यों हुआ है? सारे के सारे उग्रवाद के अड्डे पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। साफ सुथरा कहता है
मेरी धरती से तो जी उग्रवाद को कोई बढ़ावा नहीं हो रहा। ये तो आज़ादी के रक्षक हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो सिर्फ नैतिक रूप से समर्थन करता हूँ। कितना शातिराना काम कर रहा है। मेरी भूमि में तो देखो जी एक भी अड्डा नहीं है उग्रवाद का। मैं तो भारत से समस्या सुलझाना चाहता हूँ, यही लोग नहीं सुलझाना चाहते, मैं क्या करूँ। कितना था जब POK हमारा रहेगा ही नहीं, पाकिस्तान में अगर मिल गया तो सीधा कहना मतलब है कि तू इसका समर्थन कर रहा है, नहीं सीधा मारेगा तो युद्ध का मौका हमारे पास है ही है, फिर वो कर सकते हैं। और अगर POK आज़ाद देश बन गया फिर करता है, भारत उससे वैसे ही निपट सकता है। और जो लोग आज़ाद देश मांग रहे हैं, एक हिस्सा हम दे रहे हैं, वहाँ जाके बस जाइए। मेरी इस बात को प्लीज़ राष्ट्र विरोधी ना माना जाए कि मैं कश्मीर गंवाने की बात कर रहा हूँ। अरे ये कानूनन रूप से हो ही नहीं सकता। और एक आपको बहुत अजीब बात बताता हूँ, शायद आपको पता ना हो। हमारे राष्ट्रीय गान में एक लाइन आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध शब्द आता है, जब राष्ट्रगान होता है हम खड़े होकर सलामी देते हैं। हम खड़े होकर पाकिस्तान के एक प्रांत को सलामी दे जाते हैं, सिंध को, जो हमारा इलाका है ही नहीं। कभी हमने सोचा इस बारे में? दुश्मन देश का इलाका है, हम उसको सलाम करते हैं। जो दुश्मन देश के इलाके को सम्मान करते हैं, तो जो हमारा इलाका बन नहीं सकता वो दे क्यों नहीं देते? ताकत से हम मिला नहीं सकते, युद्ध करेंगे, सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय UNO खिलाफ हो जाएगा। आप शर्तों से पीछे हट रहे हो। और कानूनी प्रक्रिया से मिलाना चाहेंगे, पूरे के पूरे कश्मीर में जनमत संग्रह होगा, कश्मीर घाटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। कानूनी रूप से कमज़ोर हैं तो इसको छोड़ दीजिए। जो कुछ बचा कुचा हमारे पास है बचा लीजिए। 70 साल तो हो गए हैं, कब बात करेंगे? 1972 1999 कितने समझौते करेंगे पाकिस्तान से? बार बार कहते हैं अपने मुद्दे हम शांति से सुलझाएंगे, शांति से सुलझाएंगे। अच्छी बात है, पर मुद्दा क्या है ये तो बताइए। मुद्दे की बात कौन करेगा? सुलझा तो लेंगे पर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कश्मीर है, कैसे सुलझेगा? और जब तक कश्मीर बचा ये इस तरह से चलता रहेगा, जिहाद नाम की बीमारी हमारे अंदर आती रहेगी। कश्मीर को साइड रखिए, फिर अगर कोई जिहाद का नाम लेता है तो जिहादियों को फसादियों की तरह निपटाइए। जैसे भारत के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, अगर कोई इसका समर्थन करता है तो उसको जिहादी मानिए, कानूनी कार्रवाई करके फांसी चढ़ा दीजिए। ये कश्मीर समस्या तब और सिर्फ तब सुलटेगी, नहीं सुलटेगी। तो मैं आपको इस बारे में और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम एक आम नागरिक के तौर पर इस समस्या को सुलटाने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के 350 में को बंद है कि भारत का कोई भी नागरिक एक प्राधिकरण, किसी भी प्राधिकारी का अथॉरिटी के सम्मुख एक याचिका दे सकता है। तो भारत की संसद में, लोकसभा में एक याचिका समिति, पेटिशन कमेटी बनी हुई है। आप भारत देश की या अपनी भी किसी भी समस्या के बारे में अपने विचार वहाँ रख सकते हैं, सुनवाई मांग सकते हैं, संसद से सुनवाई मांग सकते हैं, संसद आपको सुनवाई देगी। तो आप कश्मीर समस्या के ऊपर एक पेटिशन डालिए, पेटिशन कमेटी के ऊपर कहिए कश्मीर समस्या मेरी अपनी समस्या है, ये मेरे देश का मामला है, मेरे को इस बारे में सुना जाए और इन आधार पे कश्मीर समस्या का निपटारा कर लिया जाए। दोस्तों, भारत में 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगर कम से कम सिर्फ 10,000 लोगों ने भी एक निर्वाचन क्षेत्र से संसद को ये चिट्ठी लिख दी तो संसद में लगभग 55,000 लाख चिट्ठियाँ चली जाएंगी। संसद में इतनी रद्दी रखने की जगह नहीं होगी। देश की संसद आपकी आवाज़ सुनने को मजबूर हो जाएगी और कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकल आएगा। इस बारे में आज तक सार्थक पहल तो हुई नहीं, या तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, सतही तौर पर देखते रहे हैं, और अगर पता था तो मैं माफ़ी मांग के ये कहूँगा कि नीयत ख़राब है। तो ये समस्या जैसी है वैसी संसद के सामने रखिए, आप रखिए। आम नागरिक के तौर पर कम से कम बहस तो होगी, पहली बार कोई खुल के तो बोलेगा। कानूनी पहलू से कैसे विचरेंगे? मेरा पुराना वीडियो है, संसद के सामने जा सकता है, कोई इससे अलग नहीं हो सकता, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और आपने कहना क्या है? मैं तो जल्दी, अभी देश में चुनाव होने हैं, सरकार नहीं है, वहाँ पेटिशन कमेटी नहीं बनी, जैसे ही सरकार बनेगी, लोकसभा बनेगी, पेटिशन कमेटी बन जाएगी, मैं वहाँ अपनी पेटिशन कमेटी दे दूंगा, वीडियो वहाँ भेज दूंगा, डिटेल में लिखूंगा सारा। तो आप लोगों ने क्या करना है, संसद को ये प्रार्थना करनी है कि विजय ग्रोवर को हमारे प्रतिनिधि के तौर पर सुन लिया जाए। जो विजय ग्रोवर ने कहा है वही देश के कश्मीर मुद्दे पर हमारी आवाज़ है, सुना जाए। 55.5 लाख लोगों की आवाज़ होगी। अगर संसद मुझे बुलाएगी, पेटिशन कमेटी बिठाएगी, मेरे को बुलाएगी, मैं वहाँ जाके विस्तृत रूप से देश हित में ये बात रखूँगा। तो आपने एक इस पेटिशन कमेटी के सामने क्या कहना है, मैं आपको ड्राफ्ट दिखाता हूं कि आपने क्या चिट्ठी लिखनी है। ये कैमरा में आ रहा है जी, पूरा तरह से लोग देख सकते हैं। ये पेटिशन कमेटी का जो एक पेटिशन आपने डालनी है, पेटिशन कमेटी के सामने उसका ड्राफ्ट है, पेज नंबर 1, ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसको फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसमें सिंपल ये लिखा है कि हम
अपने प्रतिनिधि के रूप में विजय ग्रोवर का समर्थन करते हैं। जो कुछ उन्होंने कश्मीर की आवाज़ कही वो हमारी आवाज़ मानी जाए और उनको हमारा प्रतिनिधि मान के, ये पेज नंबर 1 है जी और ये पेज नंबर 2 है, उनको हमारा प्रतिनिधि मान के सुना जाए। तो अगर संसद मुझे बुला लेगी तो मैं देश हित में ये बात ज़रूर रखूंगा। अगर एक बार संसद में इस मुद्दे पर सार्थक बहस हो गई तो यकीन मानिए इसका कुछ ना कुछ हल तो ज़रूर निकल आएगा। ये अंग्रेज़ी में ड्राफ्ट है, मैं आपको हिंदी का मजमून भी दिखा देता हूँ। मैंने क्या अंग्रेज़ी का दिखाया था, हिंदी का दिखाया था? ये मैं आपको हिंदी का ड्राफ्ट दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 1 है, इसमें भी यही बात लिखी गई है। ये इसका दूसरा पेज है, यही बात लिखी गई है। आप हिंदी में, अंग्रेज़ी में, किसी भी भारतीय भाषा में ये बात लिख के दे सकते हैं और अपनी एक चिट्ठी की एक प्रति, एक कॉपी अपने सांसद को अवश्य कीजिए, अपने संसद सदस्य को प्रार्थना कीजिए। आप मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप संसद की पेटिशन कमेटी में, याचिका समिति में प्लीज़ एक बार विजय ग्रोवर को सुनवाई का मौका दे दीजिए, राष्ट्रहित में ये काम कर दीजिए। दोस्तों, आपने बहुत काम किए होंगे, IPL देखा होगा, TV शो देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, जगह जगह अपने वोट देखते हैं, नंबर बनते हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। यदि राष्ट्रहित में आपके अंदर एक जरा सी भी भावना है तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिए। बाकी काम संसद के सामने मैं जाके कर दूंगा, तो ये काम प्लीज़ ज़रूर कीजिए। देश की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, शायद निर्दोष लोगों का खून बहने से बच जाए। और एक बात मैं भारत सरकार से कहता हूँ, अगर आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई किसी किस्म की समस्या आ रही है कानूनी तौर पर, रणनीतिक तौर पर इस निपटने में, तो ये मौका मुझे दे दीजिए। 2 साल के लिए कश्मीर मेरे को दे दीजिए। और जिन लोगों को सरकारी नौकरियां, जो लोग करते हैं उनको पता है, मैं राज्य सरकार का कर्मचारी हूं। नियमों में प्रावधान है, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी डेपुटेशन बेसिस पे एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। तो ये डेपुटेशन बेसिस पे मेरे को दिल्ली बुलाइए, भारत सरकार में नौकरी दीजिए, मैं 2 साल में कश्मीर समस्या का निपटारा कर दूंगा। भारत के संविधान के अनुसार से काम करूंगा, किसी नकली कानून के हिसाब से काम नहीं करूंगा, पूरी तरह संविधान के रह के अंदर काम करूंगा। और अगर मैं ये समस्या 2 साल में ना सुलझा पाया, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए और बेशक लाल किले पे मेरे को फांसी चढ़ा दीजिए। जब तक हम सही कानूनी पहलू नहीं समझेंगे, सच्चाई से हम आंखें मूंदते रहेंगे, समस्या दूर नहीं होगी। 70 साल तक तो हमने इसको कभी देखा नहीं, ढंग से समझने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों, प्लीज़ सरकार को कहिए इस समस्या के अंदर झांकिए, एक्सरे कर दीजिए, तभी बीमारी समझ में आएगी, ये समस्या दूर होगी। नहीं तो ये 700 सालों तक ये नासूर चलता रहेगा, बहता हुआ ये खून बहता रहेगा, ये वूंड बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे सारे शरीर को सड़ा लेगा। तो मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सरकार को प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ समझदारी से काम लीजिए, एक बार अच्छी नीयत से काम लीजिए, कश्मीर समस्या का हल ज़रूर निकल आएगा। निर्दोषों के खून की कुछ तो कदर कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।